सो गुड इवनिंग गाइज। एक अच्छी चीज़ हो गई कि कुछ दिनों पहले मतलब 3-4 हफ्ते पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि आइलैंड रिवर्सल हुआ है निफ्टी में, निफ्टी स्मॉल कैप में। ठीक है। और जो आइलैंड रिवर्सल का मैंने जहाँ पे जैसे बताया था कि ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर के अंडर एक आइलैंड बना हुआ है। जब अपना यूएस ट्रेड डील एग्रीमेंट हुआ था तो गैप अप हुआ था, और पूरा फेब्रुवरी मंथ में अपने जो निफ्टी स्मॉल कैप था वो एक रेंज में ट्रेड करता रहा। और उसके बाद जैसे ही ईरान यूएस वॉर शुरू हुआ, एकदम से गैप डाउन होके अ, जो आइलैंड है उसके नीचे रिवर्सल दिया। इसको हम लोग बोले थे बियरिश रिवर्सल है। और जैसे मैंने उस वीडियो में बोला बोला था कि 13% ऑन एन एवरेज का डाउन साइड होता है हिस्टोरिकली। और यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा डाउन साइड आया। और अभी अच्छी खबर यह है कि निफ्टी स्मॉल कैप में तो नहीं, लेकिन निफ्टी बैंक में अभी बना है बुलिश आइलैंड रिवर्सल। मतलब प्राइजेस गैप डाउन हो गए, नीचे गए, और उसके बाद में गैप अप होके ऊपर आ गए। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो 18 मार्च की कैंडल के बाद 19 मार्च जो है उसमें गैप अप हुआ था। और ये स्क्वायर के अंडर, जो स्क्वायर मैंने ये निकाल के रखा है, इसके अंडर पूरा 18 मार्च से लेके मार्च एंड तक प्राइजेस ट्रेड करते रहे। एक दो गैप उसके भी अंदर हो गए, मतलब काफ़ी गैप डाउन्स हो गए। और उसके बाद फाइनली जो 7 अप्रैल के बाद जब ईरान यूएस वॉर के लिए जो एक मतलब डिस्कशन हुआ कि शायद ये वॉर रुक जाएगी, तो यहाँ पे एक आइलैंड रिवर्सल हुआ बुलिश साइड पे। मतलब प्राइजेस गैप अप हुए और ये पूरा रेंज के ऊपर प्राइजेस चले गए। तो ये जब इतना सेलिंग होने के बाद जब नीचे के साइड पे एक प्राइजेस गैप डाउन होते हैं, उसके बाद फिर से कुछ दिनों बाद गैप अप होते हैं, तो इसको बोलते हैं बुलिश आइलैंड रिवर्सल। और जो बुलिश आइलैंड रिवर्सल है ये डिस्प्ले करता है कि सेलिंग एग्जॉशन हुआ है। मतलब जो सेलर जो यहाँ पे ट्राई किया सेल करने का पूरा बहुत ज़्यादा तरीके से, जो सेलर था वो यहाँ पे इतना उसने प्राइस यहाँ पे ट्राई किया कि और नीचे के साइड पे ले जाए और वहां पे रोक के रखे। लेकिन यहाँ पे जो बाइंग साइड थी वो फाइनली विन हो गई और उसने ऊपर प्राइस लेके चले गए। और यहाँ पे 3 दिनों में 3 दिन हो गए ये प्राइजेस होल्ड कर रहे हैं और होल्ड करके ऊपर भी जा रहे हैं। दैट इज ऑल्सो वन गुड साइन। तो ऑन एन एवरेज क्या होता है, गैप अप होने के बाद, मतलब आइलैंड के ऊपर प्राइजेस आने के बाद ये जो पूरा गैप बना है, तो पॉसिबिलिटी होती है कि 4 to 7 डेज में वो गैप जो है ये नीचे, मतलब यहाँ पे प्राइजेस अपने जो है वो यहाँ पे नीचे आ जाए। ठीक है, गैप फिल करने के लिए जैसे कि ये मैं दिखा दूँ आपको। यस, गैप फिल करने के लिए प्राइजेस ऐसा शायद हो सकता है कि नीचे आ जाए और एक गैप यहाँ पे फिल कर सके। तो ये होने के बाद भी ये बुलिश ही रहेगा एज लॉन्ग एज कि ये वाला जो अपना बॉटम है ये हेड होल्ड करे 50,000 पे। लेकिन अगर ये अभी जैसे होल्ड कर रहा है वैसे होल्ड करता रहे, ठीक है, और कुछ दिनों तक और होल्ड करता रहे, 3 दिन तो ऑलरेडी हो चुके हैं, 2-3 दिन और होल्ड करता रहे, तो ऐसा माना जाएगा कि ये काफ़ी ज़्यादा बुलिश चीज़ है। और हिस्टोरिकली ये समझा गया है, जैसे कि यहाँ पे मैंने अपने एजेंट को पूछा कि भाई इन सब चीज़ों में क्या होता है, तो हिस्टोरिकल प्लेबुक इन ओवर 60% ऑफ द केसेस द मार्केट अटेम्प्ट्स अ गैप फिल पुल बैक विद इन नेक्स्ट 4 to 7 डेज। तो 3 दिन तो अभी हो चुके हैं। एज लॉन्ग एज बैक निफ्टी स्टेज अबाउ 54,000 द बुलिश रिवर्सल इज कंसिडर्ड हिस्टोरिकली कंफर्म। ठीक है। सो और यहाँ पे एक और चीज है कि 3 डे होल्ड, 3 दिन हो चुके हैं गैप, वो मतलब गैप अप होके। द फैक्ट दैट द बेस हेल्ड फॉर 3 डेज एट द बॉटम बिफोर द गैप अप significantly increases the reliability of this reversal. This suggests the institutional accumulation occurred while retail was panicking on the island. So basically यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल पूरा माल खरीदा गया और ऊपर यहाँ जाने के बाद अभी कोई बेचने के मूड में नहीं है। और एज अभी तक जो इस्लामाबाद में डिस्कशन चले हैं ईरान यूएस के, तो ऐसा कोई नॉर्मली क्या होता था, हर हफ्ते इतना, जैसे 1 महीने से ज़्यादा 40 दिन हो गए वॉर चल रहा था, तो हर सैटरडे संडे काफ़ी ज़्यादा भयानक भयानक न्यूज़ आती थी। और जैसे ही मंडे आने को होता था, मंडे यूएस मार्केट जब खुलने लगते थे, तो यूएस के साइड से काफ़ी बुलिश कमेंट्स आने लगते थे। तो अभी इस बार क्या चेंज है कि सैटरडे होने के बावजूद अभी यहाँ पे कोई
गलत न्यूज़ नहीं है कि किसी ने किसी पे अटैक किया या फिर कुछ। ठीक है, तो अभी के लिए तो ऐसा लग रहा है कि ये शायद होल्ड करे, होपफुली संडे भी ठीक से चला जाए, तो मुझे लगता है ये और ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। ओके, और मैंने ये देखा कि निफ्टी बैंक में अगर निफ्टी बैंक गैप अप होके ऊपर निकला है, तो निफ्टी बैंक का ईटीएफ तो मैंने सोचा कि ले लूँ। नॉट अ रिकमेंडेशन, आप अपना खुद का ड्यू डिलिजेंस कीजिए, लेकिन निफ्टी बैंक का ईटीएफ मैं ले लूँ, क्योंकि निफ्टी बैंक के जो रिजल्ट्स थे, अभी शायद इंटरेस्ट अगर रेट अगर बढ़ेंगे तो निफ्टी बैंक को फायदा होगा, बैंक को फायदा होगा। ठीक है, क्योंकि उनके लोन जो उन्होंने देके रखे हैं उसके इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, है ना। सो निफ्टी बैंक इज बेटर प्लेस्ड, राइट। उनके जो निफ्टी, जैसे मैंने परसों एक वीडियो बनाया था अपडेट्स का, तो वहां भी हमने देखा कि क्या अच्छे अपडेट्स आ रहे थे बैंकिंग फिनेंस सेक्टर से। एडवांसेस एंड डिपॉजिट्स ग्रोथ भी अच्छा आ रहा था। सो और वैल्यूएशन भी इसके रिजनेबल है। तो ये एंड इट इज वन ऑफ द एआई यूजर। ठीक है, क्योंकि एआई का यूज सबसे ज्यादा कौन सा इंडस्ट्री करेगा, तो निफ्टी बैंक ही करेगा। ठीक है, तो ये फायदा है। बस एक एक खाली एक रिस्क क्या बच जाता है निफ्टी बैंक के लिए या फिनांस के लिए, कि अगर ज्यादा ज्यादा जॉब्स जाने लगेंगे एआई की वजह से, वो भी तेजी से जाने लगेंगे, तो एनपीए का खतरा बढ़ जाता है, तो उसको मॉनिटर करना पड़ेगा। अदरवाइज निफ्टी बैंक पे तो हम पहले से बुलिश ही थे। ठीक है, सो यहाँ पे निफ्टी बैंक में तो आइलैंड रिवर्सल बना हुआ है, जो कि अच्छी बात है। और एक चीज यहाँ पे कि जब आइलैंड रिवर्सल बनता है, तो हिस्टोरिकली ये पाया गया है सारे ऑल ओवर द वर्ल्ड में, जब इंडेक्स पे बनता है, तो 58% ऑफ द टाइम देर आर चांसेस दैट कि वो सक्सेसफुल होके आगे 30% का ऑन एन एवरेज अपसाइड दे दे, 30% का। ठीक है, अभी यहाँ पे 30% तो ज्यादा हो जाएगा, लेकिन इतना हम लोग मान के चल सकते हैं ना कि 30 नहीं, लेकिन फिर भी अगर ये आइलैंड के ऊपर से मैं एक ये करूँ, तो यहाँ तक एटलीस्ट ऑल टाइम हाई तक तो डेफिनेटली चला जाएगा एक गो में, है ना। डेफिनेटली तो नहीं बोल सकते, बट मोस्ट प्रोबेबली यहाँ तक तो चला जाएगा इंडेक्स लेवल पे। प्लस अगर 3 दिन गैप अप होल्ड करता है, जो कि इस केस में हुआ है, 3 दिन होल्ड किया है और ऊपर निकला है प्राइस। ठीक है, लास्ट वाली कैंडल ग्रीन है, तो ये पॉसिबिलिटी सक्सेसफुल होने की, गैप अप आइलैंड रिवर्सल, बुलिश आइलैंड रिवर्सल, ये प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है 80%। सो स्पीड स्पॉट पे है हम लोग यहाँ पे। तो कुछ कुछ स्टॉक्स मैंने ऐसे निकाले जो बैंकिंग में मुझे अच्छे लगे, जैसे कि जहाँ पे आइलैंड रिवर्सल एग्जैक्टली नहीं बना है, बट थोड़ा सा ऐसा लग रहा है आइलैंड रिवर्सल बनता हुआ। जैसे कि ये देखिए, चोलामंडलम फिनांस एक एनबीएफसी, आपको पता है काफी ज्यादा पिटी। ठीक है, 2 साल के कहीं नहीं गई, 2 साल से ये काफी ब्लू चिप, ब्लूएस्ट ऑफ द ब्लू चिप कंपनी है, और महंगा वैल्यूएशन है इसका। अदरवाइज इनका ग्रोथ हमेशा 20% रहता है, 20% सीजीआर से, आरओई भी इनका 20% है, सेल्स ग्रोथ भी 20% रहता है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आइलैंड रिवर्सल जैसा दिख रहा है, यहाँ पे एक गैप अप हुआ ऐसा मान सकते हैं हम लोग, नॉट एग्जैक्टली बट इट इज देयर। एंड यहाँ पे गैप अप, गैप डाउन हुआ और फिर गैप अप हुआ, और ये यहाँ पे की मूविंग एवरेजेस के ऊपर भी निकलता हुआ दिख रहा है। अभी ये बस ये 2 मूविंग एवरेजेस है, तो चोलामंडलम फिनांस, उसके बाद और एक फेडरल बैंक पे भी बना हुआ है, लेकिन फेडरल बैंक इतना गिरा नहीं है। और होता क्या है गैप डाउन, ये आइलैंड रिवर्सल में, अगर आपको बुलिश आइलैंड रिवर्सल चाहिए, जो कि काफी ज्यादा सेलिंग होने के बाद में नीचे से ऊपर, नीचे गैप डाउन हुआ, काफी ज्यादा सेलिंग होने के बाद फिर गैप डाउन होके फिर ऊपर निकला, गैप गैप हुआ। ठीक है, तो ये होने से अच्छा है। अभी आगे इतना ज्यादा गिरा नहीं था फेडरल बैंक। ठीक है, तो इसका मतलब इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता, फिर भी देखते हैं इसका मतलब कैसा रहेगा, बट फिर भी ठीक ही लगता है। उसके बाद होम फर्स्ट फाइनेंस, ये एक एनबीएफसी है, हाउसिंग फाइनेंस एनबीएफसी है। हमेशा 25% का ग्रोथ ये करेगी, 25% का। कितने समय से इसको देख रहा हूँ, 30% पहले करती थी, अभी 25%। तो अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस पे ऐसा लगता नहीं कि एआई का कुछ इंपैक्ट आएगा। हमको हमेशा एआई के बारे में सोचना है कि किस सेक्टर पे एआई का इंपैक्ट आएगा, क्योंकि वो मेन कंसर्न है अभी। अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट पे ऐसा लगता नहीं है एआई का इंपैक्ट आएगा। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे भी आइलैंड रिवर्सल तो एग्जैक्टली नहीं, बट थोड़ा सा वैसा लग रहा है कि ऐसे नीचे आ गया, फिर यहाँ पे गैप होके ऊपर चला गया। ठीक है, ये भी 3 की मूविंग एवरेजेस के ऊपर निकला है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि कौन सा मूविंग एवरेज है। ठीक है, तो मूविंग एवरेज का अगर डिस्कशन किया जाए, यस, तो ये 10 डेमा जो है वो ग्रीन कलर का है, जिन सबसे नीचे वाला है 20 डीए में, बॉटम वाला है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, 10 डेमा निकाल देते हैं एक बार के लिए। तो हमको बचता है 20 डेमा, 50 डेमा, हाँ 200 डेमा। तो सबसे ऊपर वाला 200 डेमा है ब्लैक कलर का, तो ये 50 डेमा के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद और अपने पास एल एन टी फाइनेंस का हमने देखा था अपडेट, काफी अच्छा है, 25% ग्रोथ दिखा रहा था। यहाँ पे भी एक अच्छा सा मतलब बोल सकते हैं हम लोग कि यहाँ पे एक गैप डाउन हुआ। ठीक है,
कितने मार्च के बाद, 27 मार्च के बाद गैप डाउन हुआ 28 मार्च को, और यहाँ से ऊपर निकल गया। तो अच्छा लग रहा है। ये की मूविंग एवरेज, तीनों मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है, 200 डे मूविंग एवरेज के भी ऊपर निकला है। ठीक है। उसके बाद अपना श्रीराम फिनांस है, श्रीराम फिनांस, श्रीराम फिनांस, श्रीराम फिनांस, श्रीराम फिनांस, हाँ श्रीराम फिनांस। तो श्रीराम फिनांस में इवन दो आइलैंड रिवर्सल नहीं बना है, लेकिन इनमें आपको पता है ना, मैंने एक बीच में वीडियो बनाया था कि कौन से फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ रहे हैं फिनांस सेक्टर में। तो इनमें जापान की एक बैंक इन्वेस्ट करेगी, मतलब इनका 60,000 करोड़ का इक्विटी बेस है और 40,000 करोड़ इसमें डाला जाएगा। ठीक है। तो अच्छा स्टॉक है ये, ऐसा मुझे लगता है। अपना ड्यू डिलीजेंस आप जरूर कीजिए। तो ये कुल मिला के तीन चार स्टॉक मुझे अच्छे लग रहे हैं। बैंक निफ्टी भी अच्छा लग रहा है अभी के लिए, और ओवरऑल मार्केट अभी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़े से मतलब ठीक कंडीशन में है। आई होप चीज़ें ठीक रहे। क्रूड ऑयल नीचे आना चाहिए, क्रूड ऑयल नीचे आने से अपना इंडिया का काफ़ी फायदा होगा। ओके। सो एनी हो, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।